तो क्या अब ये इसकी रीडेबिलिटी बेहतर हो गई? ज़्यादा बेहतर से आप लोग इसको रीड कर पा रहे हैं? सही है। एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, जब भी हम लोग बैकएंड से कोई एपीआई हिट करके डेटाबेस से कोई डेटा मंगवाते हैं, रेस्ट एपीआई स्टैंडर्ड में हमारे पास डेटा जेसन फॉर्मेट में आता है। जेसन फॉर्मेट पढ़ा हुआ आप लोगों ने? पढ़ा है ना क्वार्टर वन में? पढ़ा है नहीं पढ़ा? कितने लोगों ने पढ़ा है और कितने लोगों ने नहीं पढ़ा? ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं। जेसन फॉर्मेट में वो सब कोटेशंस के अंदर होते हैं। बस मैं आपको बताता हूँ कि जेसन फॉर्मेट और इसमें फ़र्क क्या है। ये देखिए, ये कितने लोगों, ये तो सबको पता है ना यहाँ पे जो बैठे हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर नहीं भी बोलोगे तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पहले पार्ट में पढ़ाए थे। हम ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में की वैल्यू पेयर्स आती हैं। अगर मैंने नेम रखा, नेम की वैल्यू हो गई अली, एज आ गई 45, इसके बाद मैरिड है या नहीं, हमने कर दिया ट्रू। सही है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसमें और जेसन ऑब्जेक्ट में क्या फर्क होता है? जेसन ऑब्जेक्ट में सिर्फ इसकी जो कीज है ना, ये भी डबल कोट्स में होंगी। ये है जेसन ऑब्जेक्ट। हाँ वो दिखाता हूँ मैंने कहा पहले इस पे लिख के दिखा देना, थोड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, ये है एक जेसन ऑब्जेक्ट। उसमें उसकी वैल्यू, हमारे पास जो कीज होती थी वो सिंपल ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंगिफाइड नहीं होती, और ये स्ट्रिंगिफाइड होती है। स्ट्रिंगिफाइड मतलब उस पूरे को स्ट्रिंग में रैप कर देना, सिर्फ ये काम है। अगर आप यहाँ पर आए, हम अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर खोलें, तो इसमें ESLint trc.json की जो फाइल होगी, जिसके बाद .json लगा होगा जिसके साथ, आप देखेंगे कि वो कुछ इस तरीके से होगी कि उसकी कीज भी स्ट्रिंग्स में होंगी। अगर मैं ऐसे ही tsconfig में जाऊं, ये भी .json है, तो ये देखें इसकी भी जितनी कीज हैं वो सारी कोड्स में है। हम अगर package.json में जाएं तो इसकी भी देखें कीज सब स्ट्रिंग्स में। ये होता है जेसन ऑब्जेक्ट। और एक सिंपल ऑब्जेक्ट दूसरा हमारा होता है जिसमें कीज स्ट्रिंगिफाइड नहीं होती, मतलब स्ट्रिंग्स में नहीं होती, और उनकी जो भी वैल्यू की डेटा टाइप होती है उस हिसाब से लिखी हुई होती है। अगर स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग के अंदर होगी वैल्यू, नंबर होगा तो नंबर, बुलियन होगा तो बुलियन। तो एक बात आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आपको आए, वर्ल्ड स्टैंडर्ड है ये कि डेटा प्रोटोकॉल कह लें, डेटा ट्रांसफ़र जो होता है हमारा एपीआई से, रेस्ट एपीआई से, वो जेसन फॉर्मेट में चलता है थ्रू आउट द वेब। अगर रेस्ट एपीआईज हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले होती थी सोप एपीआईज। सोप एपीआईज का डेटा मुझे एक प्रोजेक्ट में करना पड़ गया था, और मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट था वो। सोप आता था किसी और फॉर्मेट में। अब मसला ये है कि दुनिया में रेस्ट एपीआईज चलती है और जेसन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आप किसी से भी डेटा मंगवाएंगे आपको जेसन फॉर्मेट में ही मिलेगा वो। उसमें मुझे सोप का फॉर्मेट चेंज करना पड़ता था, रेस्ट एपीआई में बना के जेसन बना के फिर सेंड करना पड़ता था। तो ये हर्डल्स थे, तो इसीलिए हम रेस्ट एपीआई यूज़ करते हैं कि रेस्ट एपीआई का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जेसन है। अब जेसन में जब हमारे पास डेटा आता है तो क्या इस तरीके से हम डेटा को रेंडर करवा सकेंगे अपने? बताएं, करवा सकते हैं?
नहीं करवा सकते। क्यों? कि भाई डेटा है ही स्ट्रिंग फॉर्म में, उसको रेंडर कैसे करवाऊंगा मैं? एक तो ये हो सकता है कि जो भी डेटा आ रहा है उसको पूरा उठा के मैं रेंडर करवा दूँ, वो पूरा का पूरा डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में ही पेस्ट होके रेंडर हो जाएगा, उसमें एरे भी आ रहा होगा, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी होगा, जो डेटा जिस शेप में पड़ा होगा ना उसी शेप में आके रेंडर हो जाएगा, वो किसी को समझ ही नहीं आती। हम इसको पहले अपने जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, जेसन फॉर्मेट से सॉरी इसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम इसके डेटा को यूज करते हैं। अब अगर मैं यहाँ हूँ और मैं आपको शुरू से लिख के भी दिखाता हूँ। आप सबको मैंने जो क्वार्टर 1 में मेरे साथ थे, एक वेबसाइट बताई थी जावास्क्रिप्ट के लिए, मैंने जावास्क्रिप्ट इन्फो के नाम से। फेच के बारे में अगर आपको बहुत इन डिटेल पढ़ना है ना, आप जावास्क्रिप्ट इन्फो पे जाके खाली फेच सर्च कर लें, वो आपको एक एक चीज़ इन डेप्थ बताएगा। हम यूज़ करेंगे फेच का मेथड एपीआईज को गेट करने के लिए। फेच का मेथड क्या है, पहले इसका हम लोग एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फेच के मेथड में क्या है भाई, सिंपल हमने एक वेरिएबल बनाते हैं, पहले हम फेच का मेथड देखते हैं। फेच और इसको कॉल कर दिया, ये फेच का एक मेथड है, इसको कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है। जैसे हम एरे के साथ डॉट पॉप डॉट पुश लगा देते थे, इस तरीके से मल्टीपल चीज़ें यूज़ करते थे, ऐसे ही ये भी जावास्क्रिप्ट का मेथड है, टाइपस्क्रिप्ट का मेथड कह लें आप, ये हमें कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है भाई। अब अगर आप इस पर हवर करें तो ये आपको बताता है एक्सपेक्टेड 1-2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। ये फेच का एक फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन आप लोगों ने भी बनाए हैं। इसका एक प्रोसेस है कि भाई जब आप इस फंक्शन को कॉल करें तो एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट तो आपको पास करना ही करना है। दूसरा आर्ग्यूमेंट हम कब पास करते हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी, हम जब क्रट करेंगे ना अपना फिर पढ़ेंगे हम। एक आप पास करेंगे, इसका एरर चला जाएगा, और शर्त ये है कि उस आर्ग्यूमेंट की टाइप भी स्ट्रिंग होनी चाहिए। अगर मैं नंबर दे रहा हूँ तो वो एरर दे रहा है, बुलियन दे रहा हूँ तो भी एरर दे रहा है। यहाँ पे मैंने जैसे ही स्ट्रिंग रखा मेरा एरर चला गया। फेच एक मेथड है जिसको आप कॉल करते हैं, कॉल करके अपना डेटा पास करते हैं जिसकी बेस पे आपको कोई चीज़ परफॉर्म करनी हो। इसमें जो डेटा पास करते हैं वो क्या होता है, जो हमने अभी सिंपल बुक एपीआई का बेस यूआरएल देखा था और /book का एंड पॉइंट भी एक देखा था, हम यहाँ पर अपनी वो चीज़ें पास करते हैं। फेच बोलता है कि भाई मेरा पहला आर्गुमेंट जो होगा उसमें आप मुझे एक अदद एपीआई एंड पॉइंट प्रोवाइड करेंगे, मैं जाऊंगा, ये फंक्शन फेच करेगा। फिर जैसे ही आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे वो फेच का काम होगा कि फेच जाएगा उस एपीआई पे, जैसे अभी हम यूआरएल अपने सर्च बार में लिख के एंटर कर रहे थे, फिर हमारे पास ब्राउज़र पे डेटा आ रहा था, ऐसे ही हुआ था, वो काम फेच करेगा। फेच खुद से उस एपीआई को हिट करेगा, उस एपीआई के बेस पे जो फंक्शन चलना होगा, बाकी प्रोसेसिंग वही है जो क्लाइंट एपीआई डेटाबेस हम लोगों ने इस डायग्राम में अभी पढ़ा था। ये फेच आपका यहाँ यूज हो रहा है। अब जैसे ही वो कॉल होता है, वो फेच का काम है कि वो एपीआई के एंड पॉइंट को कॉल करेगा, उस एंड पॉइंट की बेस पर आपका जो भी फंक्शन होगा, एपीआई बनी हुई होगी, वो ट्रिगर होगी, जो भी डेटा प्रोसेस होना होगा डेटाबेस से आएगा और आपको वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं,
अब हम यहाँ पे अपनी एपीआई को पेस्ट करते हैं। इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब हम अगर फैच को चलाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। फैच को चलाने से क्या हमारे पास कंसोल में कहीं पे डेटा शो हुआ? एक सेकंड ना, पूछ रहा हूँ अभी। जो हमने ये फैच का मेथड कॉल किया, इसमें हमने जो भी अपना एपीआई थी, बेस यूआरएल था सॉरी, उसको कॉल कर दिया। इसने हमें कोई चीज रिटर्न की? क्यों नहीं की? क्योंकि भाई हमने पढ़ा था कि हम सिंपली एक फंक्शन को अगर कॉल करेंगे, जब तक हम उसके डेटा को कहीं स्टोर नहीं करवाएंगे वो हमें नजर ही नहीं आएगा। तो सिंपल हम फैच का जो भी रिटर्निंग फैच का जो भी रिटर्निंग डेटा होगा वो हम अपने किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम इसको कंसोल करके देखते हैं। हम लिखते हैं बुक्स डेटा और यहाँ पे हम इसको कंसोल करवा देते हैं, बुक्स डेटा। सेव किया मैंने भाई। तो ये हमारे पास देखते हैं बुक्स डेटा कहाँ आया है। ये रहा बुक्स डेटा। बुक्स सॉरी अब देखिए ये वहां नहीं जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं ताकि सबको नजर आ जाए। जी, तो हम अगर यहाँ पर आए तो मैंने कंसोल में ये लिखा भाई बुक डेटा, और जो भी फैच के बाद डेटा हमारे पास आ रहा है उसको आप यहाँ पे कंसोल करवा दो। तो बुक्स डेटा, इसका मतलब यही डेटा है हमारा जो भी आ रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? प्रॉमिस। अच्छा, इसमें हम डेटा ढूंढते हैं। हमें पता है ना, अगर बेस यूआरएल हम हिट कर रहे थे तो हमें एक मैसेज दे रहा था वेलकम टू द सिंपल बुक एपीआई। अब देखते हैं डेटा वो वाला कहाँ है। डेटा नहीं आया। डेटा क्यों नहीं आया भाई? क्या? अवेट करो। ठीक है, देखते हैं। हम लोगों ने प्रोमिसेस पढ़े थे टाइपस्क्रिप्ट में, तो हमने ये भी देखा था कि हम खुद से प्रॉमिस कैसे बना रहे थे। न्यू प्रॉमिस करके उसके ऑब्जेक्ट में खुद से एक प्रॉमिस बनाते थे। फैच का फंक्शन वो सारे काम खुद करता है, हम उसको हैंडल नहीं करते। फैच का काम, वो फैच का मेथड वो सारे काम खुद हैंडल करता है, उसके बाद वो हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है। अच्छा, प्रॉमिस में यहाँ पे हमारे पास ये क्यों आया है? अगर मैं ये रहा बुक्स डेटा, हाँ पेंडिंग हुई, देखना चाह रहा हूँ। हाँ ये रहा बुक्स डेटा में हमारे पास पेंडिंग क्यों आया है? इसका रीजन ये है कि हमने सिंपल प्रोमिसेस टाइप स्क्रिप्ट में पढ़े थे पिछले क्वार्टर में। तो भाई प्रॉमिस की 3 स्टेट्स होती हैं।
प्रॉमिस या तो सक्सेसफुली चलता है, रिजॉल्व होता है, हमारे पास डेटा आ जाता है, तो सक्सेसफुली चलने को हम क्या कहते हैं, रिजॉल्व। अगर हमारे पास डेटा नहीं आया, लैग हो गया, इंटरनेट नहीं चल रहा, या हमने कोई गलत कॉल दी है, गलत डेटा भेजा है, गलत एंड पॉइंट भेजा है, तो हमारे पास क्या चलेगा, रिजेक्ट। लेकिन भाई अभी ना रिजॉल्व हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है, तो प्रॉमिस किस स्टेट में होगा, पेंडिंग चल रहा है वो। और पेंडिंग स्टेट को हैंडल करने के लिए हमने क्या सीखा था कि हमें इसमें अवेट लगाना पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे, आपको याद होगा हम इंक्वायरर के साथ भी अवेट यूज करते थे, इसलिए कि उसको रोकते थे कि भाई जब तक यूजर क्वेश्चंस का आंसर्स ना दे दे आपने इसको प्रोसेस नहीं करना। इसी तरीके से फेच के साथ भी हम अवेट लगाते हैं। अब अवेट में हमें ये एक एरर दे रहा है, अवेट एक्सप्रेशन आर ओनली अलाउड विद इन एसिंक फंक्शंस एंड एट द टॉप लेवल्स ऑफ द मॉड्यूल। ये हमें बता रहा है कि भाई आप डायरेक्टली यहाँ अवेट नहीं यूज कर सकते, आपको फंक्शन एसिंक बनाना पड़ेगा। एसिंक कैसे बनाएंगे, हम सिंपल यहाँ इस फंक्शन से होम का जो पेज है इससे पहले एसिंक लगा देंगे। अब एसिंक यहाँ क्यों लगाया हमने, आप कह रहे हैं अलग से फंक्शन बनाओ एसिंक, फिर उसको कॉल करो, फिर अवेट लगाओ, अवेट लगाओ जी, सही है, ठीक है। लेकिन हमें कुछ चीजें और भी पढ़नी है। हम लोग दो किस्म की नेक्स्ट जेस में फैचिंग करते हैं। आप लोगों में से ये बताएं कितने लोग प्रेजेंट थे जब हम लोगों ने रेंडरिंग थ्योरी पढ़ी थी, कितने लोग उस वक्त क्लास में प्रेजेंट थे। अच्छा, वैसे तो क्लास में उस वक्त इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, लेकिन बाकी लोग शायद आए हुए थे, प्रेजेंट नहीं थे। हो गया कर रहे कि वो टोटली क्लाइंट साइड थी। हम क्यों नेक्स्ट.जेएस यूज कर रहे हैं कि ये नेक्स्ट.जेएस हमें फैसिलिटेट करता है, हमें ये पावर देता है कि हम अगर कोई डेटा फैच करना चाह रहे हैं तो हमारी मर्जी, हम उसको क्लाइंट साइड पे फैच करें या सर्वर साइड पे फैच करें। तो ये जो हमने इसको यहाँ डायरेक्टली एसिंक होम पेज के साथ ही लगा दिया, वो इसलिए लगाया क्योंकि ये पेज एक अदद सर्वर कंपोनेंट है, सर्वर रेंडर्ड कंपोनेंट है। तो इसलिए इसका डेटा ऐसा है जो गेट की एपीआई है। हमें पता है गेट जब एप्लीकेशन चलेगी हमें तब चाहिए होता है, तो हम उसको सर्वर पे ही फैच करवा देते हैं ताकि हमारे पास डेटा जल्दी रेंडर हो। सर्वर के मुकाबले क्लाइंट में डेटा लेट रेंडर होता है। ये हम पढ़ेंगे जब हम यूज इफेक्ट पढ़ेंगे ना, उस वक्त मैं एक और क्लियर करूँगा। डायरेक्ट फंक्शन को एसिंक लगा दिया, अब आपका ये डेटा फेचिंग तो हो रही है। देखिए फेच के थ्रू जब हम डेटा गेट कर रहे हैं ना, वो डेटा फेचिंग है। फेच के थ्रू आप कोई एंड पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे ये एंड पॉइंट भेजा हुआ है, फेच ये एंड पॉइंट और इसके साथ हम बुक्स का डेटा मंगवा लेते हैं, जैसे हमने वहाँ मंगवाया था। ये ग्लिच तक HTTPS से लेके .glitch.me तक बेस URL है, स्लैश के बाद एंड पॉइंट होता है। तो हमारा एंड पॉइंट है बुक्स। इस पे क्या होगा, हमें बुक्स की लिस्ट मिल जाएगी, बुक्स का डेटा मिल जाएगा। फेच के अंदर आपने कोई एंड पॉइंट यूज कर लिया, मतलब आप डेटा फेच कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका डेटा फेचिंग है। नेक्स्ट.जेएस में आपको ये फायदा हो जाता है कि आपको डेटा फेचिंग क्लाइंट पे भी करने को मिल जाती है और सर्वर पे भी करने को मिल जाती है। ये ऐसा डेटा है, हमें पता है, हमें पहली रिक्वेस्ट पे चाहिए, सही है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास दो केस है। एक मेरे पास सिनेरियो है कि भाई
मुझे इंटरव्यू में कहा जाता है कि जैसे ही हमारी वेबसाइट चले आपने डेटा फैच करवा देना है। ऐसे सिनेरियो में हमारे लिए सबसे बेस्ट है Next.js में सर्वर साइड डेटा फैचिंग। ये सर्वर कंपोनेंट है, क्योंकि जो क्लाइंट कंपोनेंट होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। ये सर्वर कंपोनेंट है, हमने इसमें डायरेक्ट फैच को कॉल किया, डेटा मंगा दिया। ये मतलब हमारी सर्वर फैच डेटा है। अब मेरे पास वही इंटरव्यूअर मुझे दूसरी कंडीशन देता है। मैं अगर Next.js का इंटरव्यू लेता हूँ, मैं ये चीज़ देता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने 3 इंटरव्यू किया ऑफिस में, तीनों को मैंने कंडीशन दी। एक ने कर ली, 2 ने नहीं की। मैंने एक ही सिनेरियो रखा, मैंने उनसे पूछा फैचिंग का फर्क बताओ Next.js में। उन्होंने बता दिया भाई क्लाइंट होती है और सर्वर होती है। उन्होंने बहुत अच्छे है, मैंने अब करके भी दिखाऊँ। उसमें क्या होता है कि वो थोड़े से परेशान हो गए, वो यही फैच दोनों जगह कर रहे थे। क्लाइंट में मैंने उनको कंडीशन दी थी, भाई मेरे पास वेबसाइट जनरेट हो जाती है, लोड पे मेरे पास डेटा नहीं आना चाहिए, मेरे पास एक बटन होना चाहिए शो बुक्स के नाम से। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूं उसके बाद मेरे पास डेटा है। हमने रेंडरिंग थ्योरी पढ़ते हुए डिस्कस भी किया था कि जब आप क्लिक की बात कर देते हैं तो वो फिर सर्वर साइड नहीं हो सकता, क्योंकि वो इवेंट्स हैं वो क्लाइंट पर ही होते हैं। तो वो एक अलग सिनेरियो है, वो हम जब अभी इंशाल्लाह क्लाइंट साइड रेंडरिंग देखेंगे तो उसमें हम लोग को कवर कर लेंगे। अभी के लिए आपके सवाल पे यही जवाब है कि अभी हम सर्वर साइड फैचिंग कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसी के रूट पर इसको एसिंक कंपोनेंट बना दिया। एसिंक कंपोनेंट सिर्फ सर्वर कंपोनेंट हो सकता है। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर यूज क्लाइंट लगा दूँ, अब ये सर्वर कंपोनेंट नहीं कहलाएगा और ये रन करने पर एरर देगा। तो हम लोग इसको सर्वर कंपोनेंट ही रखते हुए एसिंक कंपोनेंट बनाते हैं। फिर डायरेक्ट हम सिंपल, जब मेन एसिंक हो गया तो मतलब उसके अंदर अवेट कहीं भी यूज हो सकता है। हमने अवेट यूज करते हुए डेटा मंगवाया, डेटा मंगवा के इसको सेव करके अब हम देखते हैं हमारा रेंडर्ड डेटा है क्या। हमारी ऐप ही नहीं चल रही है, चल रही है। इसको मैं थोड़ा सा भी जूम आउट कर रहा हूँ पहले। तो ये हमारे पास एक अदर एरे ऑफ नहीं ऑब्जेक्ट आया है रिस्पॉन्स का। अच्छा, तो अब ये हमारे पास एक अदर ऑब्जेक्ट आ गया, जबकि हम अगर यहाँ जाएं तो हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, एरे आ रहा है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें तो डायरेक्टली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब ये वो बात थी जिसके लिए मैंने आपको जेसन ऑब्जेक्ट बना के दिखाए थे कि अब इस डेटा को अगर हमने यूज करना है तो हमें पहले इसको जेसन फॉर्मेट से इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में बनाना होगा। हम सिंपल उसके लिए जाते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं, इसको हम रिस्पॉन्स रख देते हैं अभी के लिए नाम, क्योंकि हमें फेच मेथड से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। और इसका हम लिख देते हैं बुक्स लिस्ट, बुक्स डेटा सर्वर, और इस पे हम लगा देते हैं रिस्पॉन्स डॉट
जेसन। जो भी आपके पास फेच के बाद इस वेरिएबल में डेटा आ रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट करने के लिए हम डॉट जेसन का एक फंक्शन लिख के उसको कॉल कर देते हैं। हमने और कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ इसको कॉल करना है। अब दोबारा इसको सेव करते हैं और जाके डेटा देखते हैं। अब फिर हमारे पास पेंडिंग स्टेट आई है। क्यों? कि फेच के बाद भी फेच हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, हम उसको अवेट से यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं। जब ये रिस्पॉन्स चलेगा ये भी हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। जब भी आपके पास फेच से कोई डेटा आएगा और आप उसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको उससे पहले भी अवेट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे भी ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होगा और उस प्रॉमिस के डेटा को हम जेसन में कन्वर्ट कर रहे होंगे। हम अब इसको सेव करते हैं और दोबारा आते हैं कंसोल पे। तो ये देखिए, जब हमने इसके आगे अवेट लगाया और रिस्पॉन्स डॉट जेसन का एक छोटा सा फंक्शन है उसको कॉल किया, तो ये देखिए इसने कितना अच्छा सा डेटा फॉर्मेट करके हमें डेटा दे दिया। ऐसा ही हुआ है। क्या ये वही डेटा है जो हमें ब्राउजर में नजर आ रहा था? सॉरी यार, हाँ अब सही है। अब देखिए, क्या ये वही डेटा है जो हमें ब्राउजर में जब हम प्रिटी उस पर क्लिक करते थे तो हमारे पास जो एरे आ जाता था वैसे ही डेटा है? तो इसलिए आप हमेशा ये बात याद रखें कि हम फेच का मेथड यूज करते हैं डेटा फेच करने के लिए। उसके पहले आर्गुमेंट में हम अपना एंड पॉइंट पास करते हैं। एंड पॉइंट जो पास करते हैं, फेच हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए हमें फेच के साथ अवेट लगाना ज़रूरी है ताकि वो वेट करे, जो रिस्पॉन्स आए हमें वो मिले, तो उसके बाद एरर या रिस्पॉन्स हैंडल करे वो, वरना वो पेंडिंग ही रहेगा अगर हम अवेट नहीं करवाएंगे। उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है उसको भी इजीली ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए हम रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा है, तो हमें इसके साथ भी अवेट लगाना है और यहाँ से जो डेटा आएगा उसको इजीली हम अपनी ऐप में जिस तरह यूज करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। हमने इस डेटा को कंसोल करवाया और कंसोल में देखा हमारे पास सिंपल एक एरे आ रहा है, जो हमने इंक्वायरर में भी देखा था, हमने वैसे भी पढ़ा है कि एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में बुक 1 का डेटा आ रहा है, बुक 2 का आ रहा है, बुक 3, बुक 4, बुक 5, बुक 6। अब हम इसके बाद इस डेटा को मैप करके प्रिंट करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी 3:46 हो रहे हैं ना, आप लोग 4 बजे तक 15 मिनट का कह लें, हम 1 मिनट ऊपर दे देंगे, आप लोग इसको देखें, समझें और इसको अपने पास इम्प्लीमेंट करें। ये ब्रेक के बाद फिर हम इसको देखेंगे कि इसको हम मैप करके रेंडर कैसे करवा सकते हैं।